हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सस के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे MTT 054 जो हमारा एक सब्जेक्ट है PGDT का। उस सब्जेक्ट का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसका जो हमारा पार्ट 1 है, जो पार्ट में होता है, जो पार्ट 1 हमारा थ्योरी का पार्ट है, वो हम कैसे डील करेंगे और उसमें हम कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पर PYQ के ऊपर मैंने एनालाइज करके लेकर आया हूँ कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे इस सारे चैप्टर को, तो आपके लिए ज़्यादा वो ईजी रहेगा पार्ट 1 को डील कर पाना। चलिए देखते शुरू करते हैं। ये जैसे हमारा देख पा रहे हैं, हमारा MTT 054 का यहाँ पे मैंने पेपर लिया है। ये हमारा सबसे लास्ट पेपर जो हमारा आया था दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ है, वो वाला पेपर है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो इसमें जो पैटर्न दिया गया है वही पैटर्न आपके इस एग्जाम में आने वाला है, ऐसा सोच के चलेंगे हम लोग। तो इस पैटर्न को आप देखते हैं अगर यहाँ पर, तो हमारा पार्ट 1 में यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने। पहला बोला गया है नोट करके भाग 1, यहाँ पे भी दो पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है। तो भाग 1 जो हमारा पार्ट 1 है उसमें कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है। क्या बोल रहा है? टोटल आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो आपका फिक्स है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, अनिवार्य है वो। अगर यहाँ पे देखते हैं, फिर बोला भाग 2 में जैसे जैसे उन्होंने निर्देश दिया आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। तो वो हम अभी नहीं देखेंगे, हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे पार्ट 2। फिर आप पार्ट 1 की बात करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। क्या बोल रहा है? नोट प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो हमारे 750 वर्ड्स में होने चाहिए और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है। मतलब इस वाले सेक्शन में क्या हो गया, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिया आपने देखिए। यहाँ पे ये रहा हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और ये हमारा 5 में यहाँ पे 2 छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स दिए हैं। तो अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 है, मतलब इन चारों में से आपको 1 2 3 4, ये चारों में से आपको ओनली 2 का आंसर करना है। आप कोई भी 2 आंसर इसमें से कर सकते हैं, 4 में से। और जो नीचे नंबर 5 दिया होता हमारा, वो हमारा क्या है, करना अनिवार्य है, वो हमारा फिक्स है। अब जो हमारा नंबर 5 है उसमें क्या दिया उन्होंने, नंबर 5 में बोला है किसी भी एक पर 350 वर्ड्स में टिप्पणी लिखी है ना। ये हमारा 10 मार्कर का है। ऊपर जितने सारे थे वो हमारे 20 मार्कर के थे। मतलब क्या हो गया, ऊपर आपको देना है 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, इन चारों में से कोई भी 2 लेना है। और नीचे यहाँ पर दिया है फिर से देखिए 5 नंबर, ये अनिवार्य है, इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। पर यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 2 में से आपको केवल एक ही लिखना है, केवल एक पर टिप्पणी लिखना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है आपको। तो ओवरऑल कितने हो गया हमारा, ऊपर हो गया हमारा 20 नंबर का 2 क्वेश्चन, 20 नंबर और यहाँ पर एक हो गया टिप्पणी 10 नंबर। टोटल मिला के हो गया हमारे ये 50 नंबर का हमारा आपको पार्ट 1 ये हमारा एग्जाम में आता है। तो इस ऑप्शन में क्या हो गया, मतलब टोटल 50-50 उन्होंने डिवाइड किया। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों से क्या आ रहे हैं, हमारे 50-50 मार्क्स के आ रहे हैं। अब इसमें डिपेंड करता है, जो पार्ट 2 हमारा है उसमें आपको पता है हमारा ट्रांसलेशन आता है, बस शॉर्ट नोट्स है, वो सब कुछ आने वाले हैं, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में। फिलहाल अगर पार्ट 1 की बात करता हूँ, यहाँ पे 50 मार्क्स से यहाँ भी आ रहे हैं, पर यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल मात्र 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको अच्छा है कि आपको एटलीस्ट ऑप्शन वो दे रहे हैं। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ। ये हमारा हो गया पहले बुक का इंडेक्स, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। हमारा इस पुस्तक का नाम क्या है, हमारा प्रशासनिक और वाणिज्यिक अनुवाद। मतलब प्रशासन मतलब क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन साइड है ना, जो हमारा गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है, वो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन साइड। एक होता है हमारा वाणिज्य, मतलब बिजनेस है ना, ट्रेड, ये सारी चीज़ आते हैं वाणिज्य में। तो इस वाले पुस्तक में टोटल 2 टॉपिक मेन है, एक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, एक है हमारा बिजनेस और ट्रेड वाला जो होता है इकोनॉमिक्स का पार्ट, वो हो सकता है, तो वाणिज्य में बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए इस वाले पुस्तक में क्या किया उन्होंने, कितने सारे खंड है, खंड 1, ठीक है, फिर यहाँ पे खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5, टोटल 5 खंड में इन्होंने डिवाइड किया है इस पूरे बुक को। और हर एक खंड को टोटल मिलाने के बाद हमें टोटल कितने मिल रहे हैं, टोटल 20 चैप्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, टोटल 20 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। और क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, मात्र अटेम्प्ट करने हैं आपको क्वेश्चन 3, है ना। 2 क्वेश्चन था 20 मार्क का, एक था हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। आ कितने रहा एग्जाम में, टोटल 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 5 में से आपको 3 लेना है। और चैप्टर कितने दिए हैं, 20। मतलब क्लियर है कि यहाँ पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यही यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। आपको देखना पड़ेगा PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक आया हुआ है, उसको आपको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ करके आपके लेकर आया हूँ बहुत ईजी तरह से। ये मेरा है एनालिसिस। अगर मैं बताऊँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये सारे खंड जो हैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खंड 1 करना है, खंड 1 में ये सारे चैप्टर में मेंशन किया वो करना है। फिर आपको खंड 5 में से इकाई 20 करना है, फिर आपको खंड 4 में से इकाई 14 करना है, फिर 18-19 करना है, फिर 17 करना है, फिर 15-16 करना है। अब ऐसा मैंने सीक्वेंस दिया, आप बोलेंगे तो इतना सारा बता दिया आपने, पर करें कैसे इसको, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। इन समय से मैंने ऐसा क्यों कहा है, आप अगर यहाँ से इंडेक्स देखिए, यहाँ देखिए मैंने साइड में यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। ये नंबरिंग क्या है, हमारा कौन सा साल में कौन सा पेपर आया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए J23 मतलब होता है जुलाई, J23 का मतलब क्या होता है, हमारा जून 23 में ये एग्जाम में पेपर आया हुआ है। अब बगल में लिखा J20 मतलब जून 24, जहाँ पे मैंने लिखा D मतलब दिसंबर 23 में। आपको पता है हमारा एग्जाम 2 था दिसंबर और जून में, तो यहाँ बताया गया। अब देखिए यहाँ पर जो खंड 1 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कीजिए, पहले इस पूरे खंड को अच्छे से कीजिए। क्या करना है आपको, इसमें जो हमारा इकाई 2 है केवल उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया है।
वो छोड़ देना है। बाकी देखिए आपका इकाई 1, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 इन सब में से क्वेश्चन आया हुआ है। सब में से दो दो क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब अभी हमारे पास टोटल 4 पेपर अवेलेबल है। आपका अगर बात करता हूँ PYQ की, उन चारों को जब मैंने एनालाइज किया तो देखा गया कि उस सब में से क्या देखिए यहाँ पे एक जून 23 में पेपर आया हुआ है, ठीक है। दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से जून 24 में आया, फिर दिसंबर 24 में आया, फिर देखिए दिसंबर 24 में 2 क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर यहाँ पे आया। तो इसका मतलब कहने क्या है, आपको अगर क्योंकि वहाँ पे आपको करना है टोटल 3 क्वेश्चन है ना, उसमें 2 क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है 20 नंबर का। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो हमेशा इसी खंड से बन रहा है। इसलिए क्या करना है आपको, ये वाला खंड को अच्छे से तैयार करके जाना है, ताकि आपका एक क्वेश्चन कम से कम 20 नंबर का वो श्योर हो जाए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ से पूरा फिक्स हो जाए आपको। इसलिए ये खंड को छोड़ना नहीं है, इस खंड को अच्छे से करना है। बाकी इस खंड को मैं कैसे करूँ मैं आगे दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बनाई, उसके लिए भी मैं आगे शेयर करता हूँ। पहले आप खंड देख लीजिए। तो पहले क्या हो गया, हमारा खंड 1 में आपको करना है ये सारे 4 इकाई को करना है। अभी 4 इकाई करना कैसे है अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए तो देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। पहला दिया हुआ इस खंड का नाम क्या है हमारा, प्रशासनिक भाषा और अनुवाद। आप सोचिए, पहला बेसिक वही दे दिया कि प्रशासन होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा वो है क्या एक्चुअली, आपको पहले वो डिफाइन करना है। फिर आप बोला है प्रशासनिक भाषा का स्वरूप और क्षेत्र, ये आपको पता करना होगा। फिर नंबर इकाई 3 में प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद। अब यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन आ गया, मेन जो हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता क्यों, उसकी स्थिति क्या है, आपको वो डिसाइड करना है। फिर है प्रशासनिक अनुवाद, मूलभूत अपेक्षाएं, सामान्य भूलें और समाधान। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला जब करते हैं अनुवाद, उस टाइम पे कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है, कौन कौन सा मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, उसमें भूल क्या है और उसको कैसे हम लोग समाधान निकालेंगे, वो क्या है, वो है दिया गया इकाई 4 में। आपको वो वाला देखना है क्वेश्चन। फिर लास्ट में दिया हुआ है प्रशासनिक हिंदी, चुनौती, समस्या और संभावनाएं। तो ये वाला पूरा मिला के हमारा दिया गया है। मेन क्या करना, सब कुछ आपको करना है प्रशासन से। ये बहुत ही बेसिक है, मैं बोलूँगा क्योंकि इस बुक का प्रशासन मेन ही यही है। तो आपको पहले बताना चाहिए कि हमारा प्रशासन है क्या। चैप्टर 1 को ओपन कीजिए, वहाँ से आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 3-4 पॉइंट आप बनाइए, एक पूरे पेज में अपना एक नोट बना लीजिए और उस नोट में आप लिख लीजिए कि प्रशासन है क्या है, उसका टाइप क्या है, उसकी जरूरत क्या है। ज़्यादा नहीं, ये सारे अगर इकाई का अगर 4-4, 5-5 पॉइंट भी आप लिख खाली हेडिंग लिख के रख लीजिए अपने पास, ताकि जब ये क्वेश्चन आएगा आप इन सबको मिला के ही लिख दीजिए। अगर आपको इंडिविजुअल उतना याद नहीं रह रहा मान लीजिए उस टाइम पे, अगर वो पूछ रहे मान लीजिए प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद का मूलभूत अपेक्षाएं और सीमाएं क्या हैं, आप पहले लिखिए प्रशासनिक है क्या, वो तो करना पड़ेगा डिफिनेशन, आपका इंट्रोडक्शन वही रह जाएगा, आप वो कीजिए। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक जो बाकी सारे वर्ड है ना, ये आप पूरा अच्छे से वर्ड लिमिट पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना, पहले आपको खंड 1 अच्छे से करना है, ताकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पक्का श्योर हो जाएगा। अब बच गए कितने क्वेश्चन, अभी और बच गए हमारा एक और क्वेश्चन बचा 20 नंबर और एक बचा हमारा 10 नंबर का नोट्स। अब वो कहाँ से करेंगे। अब देखिए इस पूरे खंड में मैंने देखा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, यह आया है 4 और 5 से, मैंने खंड 1 से आया है और खंड 4 और 5 से आया है। तो खंड 1 मैंने आपको बता दिया है, खंड 1 में आपका चैप्टर 1, 3, 4, 5 करना ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब इन दोनों खंड करना है। अब इन दोनों खंड में भी मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी सेट किया है कि आपको पहले ये वाला खंड करना है। मतलब पहले आप एक खंड एक कर रहे हो, आपका हो गया, क्वेश्चन कंफर्म हो गया। बाकी अब जब नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे आप, सबसे पहले करना आपको इकाई 20 करना है। हमारा क्या है, खंड 5 का लास्ट चैप्टर। तो खंड 5 का लास्ट चैप्टर पर्यटन और अनुवाद, ये करना है आपको। इसमें क्या हुआ अभी तक, देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, जून 23, दिसंबर 23, जून 24। तो मैंने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपका इस बार क्वेश्चन यहाँ से भी आने का चांसेस रहेगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन आया मैं आगे को दिखाता हूँ आपको। पहले अब देखिए नेक्स्ट क्या करना, जब ये आपको हो जाएगा पर्यटन और अनुवाद, फिर क्या करना नेक्स्ट आपको खंड 4 में इकाई 14 करना है। खंड 4 में इकाई 14 क्या है, संसद में अनुवाद। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। अब मैं ये वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये क्या है ना, एक एक सिंगल चैप्टर है। मतलब अगर मैं बताऊँ, ऊपर खंड क्या था, जो हमारा खंड 1 है उसमें पांचों मिला के एक खंड बना था। अब ये जो यहाँ पर एक खंड 4 और खंड 5 दिया ना, ये हेडिंग तो दिया उन्होंने संसद ऐसा विधि लिखा, पर उसके अंदर में पार्ट बाय पार्ट है। तो ये लास्ट वाले खंड में जो वाणिज्य लिखा है, इस वाणिज्य को उन्होंने फिर से डिवाइड किया 3 भाग में। ये जो इकाई 17 है ये एक अलग चैप्टर है, और जो 20 है वो एक अलग चैप्टर है। 18, 19 ये दोनों आपस में मिलकर एक चैप्टर है। तो पहला क्या बोला, वाणिज्य साहित्य अनुवाद, ये एक चैप्टर है। फिर बैंकिंग का 2 चैप्टर दिया है, और लास्ट में दिया उन्होंने पर्यटन और अनुवाद। इसमें से क्या हुआ, हमेशा आपका एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर का। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ जितना आप देख पा रहे हैं, ये सारे शॉर्ट नोट्स में है। मतलब क्या हो गया, आपका शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, वो हमारा कहाँ से बन रहा है, पर्यटन और अनुवाद से बन रहा है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं दिखा रहा हूँ आगे आपका इंडेक्स में क्या क्या दिया है उन्होंने, बता रहा। फिर नेक्स्ट क्या करना आपको, तो वो हो गया हमारा फिर संसद। वैसे ये पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत ईजी, मैंने एक ही चैप्टर दिया है, ओनली सिंगल चैप्टर, वहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये इतना आसान है, मतलब आपको बहुत ही कम आधे घंटे में आप पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। अगर आप अपने मन में देख पाओ, जो हम लोग देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद में कैसे काम होता है, बस वही यहाँ इसमें दिया गया है कि वहाँ पे अनुवाद की क्या आवश्यकता है, वो चीज़ मेंशन किया गया था। आपको खाली वो याद रखना है। अगर आप ये कर लेते, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया अगर, तो आप आराम से उसको लिख के आ जाएंगे, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जब ये दोनों आप कर लेंगे, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया ये वाला, फिर आपको टाइम बच रहा है, तो अब क्या करेंगे, आप फिर से जाएंगे आप खंड 5 में। खंड 5 ये हमारा, वहाँ पे क्या करेंगे फिर 18 और 19 आप क्या करेंगे, बैंकिंग वाले में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग में 2 चैप्टर है, बैंकिंग का है 1 और बैंकिंग का है 2। इसमें से देखिए जो चैप्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, बैंकिंग का 1 वैसे यहाँ से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, 1, 2 और 3। मतलब नेक्स्ट चांसेस इसमें हाईली कि अगला क्वेश्चन आ सकता है।
और जो बैंकिंग का पार्ट 2 है वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये दोनों भी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग का, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर अगला हमारा जो लास्ट बच गया है वो हो रहा है, मैंने यहाँ मार्किंग किया खंड 4 में। खंड 4 का है 15 और 16। अब क्या बच गया खंड 4 में 15 और 16, ये क्या है हमारा विधि। अब ये थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली जो है थोड़ा टफ पड़ेगा इन सब की तुलना में, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है इसको विधि। अगर आप यहाँ तक भी कर पाते मान लीजिए खंड 1, 5, 4 यहाँ तक अगर आप अपना जो मैंने बोला कर पाते हैं तो 2 क्वेश्चन तो आप पक्का श्योर आप कर लेंगे, क्योंकि आपको करना 3 क्वेश्चन है। अगर अच्छा लक रहा आपका तो आप 3 भी कर लेंगे, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन यहीं से आ गए तो फिर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ऐसे भी यहाँ पे दे रहा है छोड़ने का आपको, तो फिर एक खंड 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं बोला खंड में से, क्योंकि खंड 4 में भी 2 चैप्टर है, उसमें जो सबसे चैप्टर 16 वाला है यहाँ देखिए 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। अब मैंने स्टार्ट क्यों लगाया है कि सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया एक्चुअली। मैंने जून 23 में जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया फिर से जून 24 में। अभी फिर हमारा क्या है जून 25 होने वाला एग्जाम, तो क्या पता फिर से वो चल रहा है पैटर्न। तो इसलिए केवल इस वाले बुक को 21-16 खोलकर जो क्वेश्चन आया था पहले केवल एटलीस्ट उस टॉपिक को खाली पढ़ लीजिए और मत कुछ पढ़िए। इसमें जो एक ही टॉपिक आया बार बार उसको पढ़ लिया, अगर वो आया तो लिखेंगे तो छोड़ देंगे। इतना भी अच्छे से करेंगे अगर तो आपको वो हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वो आपको इंडेक्स में दिखा देता हूँ। तो ये हमारा और एक साथ बोला देखिए हमारा असाइनमेंट है, सेम टू सेम हमारा असाइनमेंट में भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था। पहला दिया प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की अवधारणा, संसद में अनुवाद, जैसे मैंने आपको बोला वहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस बुक से पूरा पढ़ के एक पेज का शायद वो नोट्स में तैयार ना कर पाऊँ अगर, तो क्या करना है आपको, आप मेरा वाला जो असाइनमेंट था उसका सॉल्व मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाकर जो मेरा सॉल्व है उसको देख लीजिए। वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा प्रॉपर आंसर में लिखा हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया हूँ, मेन बॉडी है, कंक्लूजन है, पूरा रेडीमेड आंसर वहाँ तैयार है। एटलीस्ट अगर उसको भी अगर आप याद कर लेंगे मान लीजिए तो आपका संसद में अनुवाद जो वो चैप्टर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सेम टू सेम आप दिया प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद किया वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिया बैंकिंग अनुवाद में वो यहाँ पे चुनौती वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, एक है विधि के क्षेत्र में हिंदी और एक है पर्यटन, फिर से यहाँ देखा गया पर्यटन। इसमें क्या है अनुवाद के अपेक्षित गुण कौन से आपको वो यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखा मैंने चैप्टर का नाम दिया, ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 3 में आ रहा है, ठीक है, ये चैप्टर 14 में आ रहा है, चैप्टर 19 में आ रहा है, 20 में आ रहा है और ये हमारा 15, ये हमारे बुक का चैप्टर है, वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं आप तो एटलीस्ट मेरा जो असाइनमेंट है वहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे क्या है ऑलरेडी रेडीमेड आंसर रेडी है, उसको पढ़ने से कुछ तो कंटेंट आपके पास आ जाएगा ना, वो करना है आपको यहाँ से। तो पहला मैंने जो बताया ऊपर ये सारा हो गया इंडेक्स वाला चैप्टर, इसको करना है और फिर से आपको ये करना है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन, मैं यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग सब कर दिया है, सबके जो मैंने आंसर्स है ना वो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए ये सारा मैंने मार्किंग किया है जो क्वेश्चन का आंसर किस आपके बुक में कौन से पेज में कौन से इंडेक्स में, मतलब 8.5 14.5 ऐसा आप सर्च करेंगे आपको इसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया होता है, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, प्रशासन से आप क्या समझते हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन है, प्रशासन से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा बोला प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो पहला सिंपल सा बताना है आपको कि प्रशासन होता क्या है, वो कैसे चलता है, ठीक है। फिर उसमें हमको ऐड करना है भाषा का एंगल, और फिर उसमें ऐड करना है हमको अनुवाद का एंगल कि वो काम कैसे करता है। बस यही चीज़ यहाँ पे 2 बार दिया। अगला यहाँ देखिए अगर आप प्रशासनिक समाचार क्या होता है, संसद में अनुवाद की विधाओं की दिशाओं पर विचार करते हुए उसमें अनुवाद के सामान्य पक्षों की चर्चा कीजिए। इस तरह कुछ यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन। ये हमारा जो जून 23 का पेपर आया तो वो वाला है यहाँ पर। यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार, ये जो दिखाया आपको, ये जून और ये क्वेश्चन जो है देम एग्जैक्टली देम कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में भी। तो बहुत ज़्यादा इग्नोर होता है रिपीटेशन, इसलिए बिल्कुल आप पहला प्रायोरिटी में अपना हमेशा जो क्वेश्चन में से जो मैंने आपको बताया खंड को 3 करना, मान लीजिए खंड 3 को ओपन कीजिए, वहाँ पे देखिए यहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ पहले, तो पहले उसको पहले रखिए टॉप प्रायोरिटी में, उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर बाकी ऊपर नीचे वाला काम को पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपको चांसेस है कि आपको सेम क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो जाए। ये हमारा जून 24 का पेपर था, इसमें ये सारे ये यहाँ पे मैंने आंसर मार्किंग किया है, इस तरह आप देख सकते हैं एक बार। ये हमारा दिसंबर 24 का पेपर जो मैंने बताया लास्ट में, एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन को एक सेम हो गया, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम मैच हो रहा है जो वहाँ पे ऊपर आया होता, पूरा वर्डिंग भी सेम कर दिया, चेंज भी नहीं किया कुछ भी, वैसे ही कर दिया इन्होंने। फिर यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, ये हो गया। फिर जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये मेरा नोट्स है, आपको कैसे एक सिंगल पेज लेना है, खाली हेडिंग देना है और बस 3-4 खाली की पॉइंट लिखना है, फिर हेडिंग देना है, 3-4 खाली की पॉइंट लिखना है, बस एक शीट में एक यूनिट खत्म कर दीजिए, सिंगल पेज में सिंगल यूनिट खत्म होना चाहिए। अगर उतना आप कर पा रहे हैं, 3-4 खाली पॉइंट को हाईलाइट करके निकाल पा रहे हैं, वो इतना काफ़ी, इतना से ही आप एग्जाम हॉल में बना के आप लिख लेंगे। और मात्र 3 ही क्वेश्चन आपको लिखना है, आप ये सोच के चलिए हमेशा। खंड 1 अच्छा से कीजिए, आपका एक क्वेश्चन पक्का वहाँ से अटकने वाला है। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या बोला, खंड 1 आपने पूरा कर लिया, फिर क्या हो गया बच्चा, उसके बाद जो सबसे हमारा लास्ट यूनिट है, मतलब खंड 5 का इकाई 20 आपको वो करना। वो मैंने क्यों बोला, देखिए सबसे इजी क्या है, ये बस एक ही चैप्टर है, अगर इसको आप कर लेते हैं यहाँ से आपका एक शॉर्ट नोट्स पक्का बनने चांसेस ज़्यादा रहेगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पर, ये वाला जून 24 में आया, सीधा उन्होंने लिखा पर्यटन और अनुवाद पर टिप्पणी लिखी है, बस ऐसा उन्होंने कर दिया। ये हमारे चैप्टर का नाम ही वही दिया हुआ, अब उन्होंने लिखा भी वही टिप्पणी करने के लिए।
और इसके बाद 2 क्वेश्चन और आए, क्या आए हुए, एक आया है हमारे जून 23 में, पर्यटन साहित्य अनुवाद में अपेक्षित गुण क्या क्या होने चाहिए, वो लिखा है। दूसरा बोला पर्यटन क्षेत्र में अनुवादकों के लिए क्या अवसर है, कौन कौन से उसके जॉब के अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए। टूरिज्म के क्षेत्र में जो हमारा ये ट्रांसलेटर जो पोस्ट होगी उसके क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर बताना है। ये 2 चैप्टर है। अब देखिए इसमें क्या टॉपिक्स है, बस इतना टॉपिक्स है। अगर इसको आप पूरा कर लेते हैं, एक पेज लीजिए, है ना, उस पर क्या क्या बनाइए। पहले क्या करना है, आपको लिखना है कि पर्यटन होता क्या है, ठीक है। फिर वो है पर्यटक कौन है, मतलब जो लोग घूमने आते हैं उसको बोलते हैं पर्यटक, उसका डेफिनेशन क्या वो लिख लीजिए। तो पहला हो गया पर्यटन क्या है, फिर है दूसरा पर्यटक कौन है वो लोग, फिर क्या लिखा है पर्यटन के प्रकार कितने सारे हैं। तो अलग अलग टाइप के ना पर्यटन होते हैं, हमारा हम सोचते एक ही है टूरिज्म, ऐसा नहीं है। टूरिज्म के भी अलग अलग पार्ट है। क्या क्या पार्ट है इसे यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट में बोला है। पहला क्या बोला है, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पर्यटक। कुछ लोग होंगे जो क्या ज़्यादातर उनको पसंद है इधर से उधर सैर करना, अलग अलग नए नए जगहों पर जाकर घूमना, वो एक तरह से वो हो गया, वो भी आते हैं टूरिज्म में जाते हैं, लेकिन हर का अपना एक इंटरेस्ट होता है ना। इसे यहाँ पर दिया भौगोलिक आधार पर, मतलब जियोग्राफिकल, हमारे कंट्री के अलग अलग कोने से लोग आते हैं घूमने, है ना, कोई अफ्रीकन का आते हैं, कोई यूरोपियन का आते हैं, अमेरिकन का आते हैं, वो हमारे जियोग्राफिकल काउंट में वो हमारे होंगे टूरिज्म। फिर बोला मौसम की अनुकूलता के आधार पर पर्यटक। कुछ लोग होंगे जो क्या करते हैं, जहाँ अच्छा वेदर, जहाँ अच्छा मौसम है वहाँ पे आ जाते हैं, अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी काइंड ऑफ पर्यटन ही है, लेकिन वो क्या है कुछ समय के लिए आए, लेकिन किस आधार पर आए, वो एज ए वेदर मौसम के लिए हिसाब से वो आए घूमने के लिए। फिर हमारा सांस्कृतिक, अब ये क्या है, जो हमारे देश में जो हमारी पुरानी संस्कृति का धरोहर है, जो जो हमारे राजा पहले बनाए हुए जो बिल्डिंग वगैरह वो सब है, स्मारक है जो, है ना, कुछ लोग हैं जो उनको वो पसंद है, वो लोग घूमने खाली उसको आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे सांस्कृतिक, हमारे कल्चरल वाले में वो पार्ट में आ जाएंगे वो। जैसे अभी हमारा पता होगा जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, हम लोग उसको डिनोट करते हैं कि हमारे देश में ये वाला जो साइट है इसको हम लोग एज ए करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम गवर्नमेंट ये लिस्ट निकालती है, वो सारी चीज़ इसके अंदर दिया हुआ है। फिर वह धार्मिक संकट पर्यटक, जो बहुत सारे जो क्या जिनको खाली टेंपल घूमना पसंद है ना, रिलीजियस है, वो लोग धार्मिक वाले वहाँ जाएंगे। शैक्षिक संस्थान और सेवाओं में संबंधित पर्यटक, अब कुछ लोग होंगे जो बाहर कंट्री से आते हैं, अदर स्टेट के दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ का जो कॉलेज वगैरह IIT है, NIT है, जो भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, यहाँ पे अपना पढ़ाई करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो भी क्या एक तरह पर्यटक ही है, तो उसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। फिर ऐसा हमारा सम्मेलन और व्यापार ट्रेड, हम लोग क्या बहुत सारे जो है इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पे जो दूसरे कंट्री के जो बिजनेसमैन है वो लोग आकर अटेंड करते हैं, तो वो हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट पर हम लोग बहुत कसरत करते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये सब क्या लोगों का जो अपना अपना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से लोग आते हैं, तो वो उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि वो उसका है पर्यटन का, वो क्या है वो उस पर्यटन का एक स्पेशल पार्ट हो गया है, उसमें डाल देते हैं। तो इस चैप्टर में क्या दिया, बस यही दिया हुआ है कि अगर आपको पता होगा इसमें अगर कुछ भी आने वाला है, आप पहले याद कर लीजिए कि पर्यटन होता क्या है, ठीक है, फिर कौन है पर्यटक जो घूमने आए वो हो गया, कितने टाइप के होते हैं आपको वो माइंड में रखना है, आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट में क्या हो गया, बस एक एक लाइन आप देखिए अपने आप से बना लेंगे आप, अगर आपको चीज़ें याद हैं, आप अगर मान लीजिए लिखना है कि धार्मिक पर्यटन, तो आप अपने मन से नाम लिखिए, राम मंदिर लिखिए, अयोध्या का नाम डालिए उसमें, कि यहाँ पे इतना कुछ डाटा है वो डाल देखिए, पिछले साल सरकार का डाटा आया कि इसमें इतने % लोगों ने यहाँ घूमने आया, इसमें इतने लोग विदेशी थे, इतने लोग, ये सारा अपने आप से आपको बनाना पड़ेगा मन में, है ना। साउथ में इतना सारा टेम्पल बने हुए हैं, वहाँ लोग घूमने आए, आपको एक्सपीरियंस ये करना पड़ेगा, वो हमारा आ जाएगा उस केस में। फिर यहाँ बोला है पर्यटन में सेवाएं और अनुवाद, अब देखिए यहाँ पर और कुछ पॉइंट है, इसमें क्या क्या है, पर्यटन सेवाएं और अनुवाद का स्वरूप। अब जो हमारा पर्यटक आएंगे यहाँ मान लीजिए, उसको हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या वो पर्यटक जो आते हैं वो खाली आने से कुछ होता है, क्या बहुत कुछ होता है, वो हमारा जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, कैसे बूस्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे, अभी जैसे हाल में घटना हुई जो कश्मीर जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ के जो लोग आम निवासी है उनको क्या बहुत ज़्यादा रोजगार के साधन मिलेंगे, लोग जाएंगे खर्च करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, उससे वहाँ इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो ये सारा आपस में लिंक है। आपको अपने मन से पॉइंट सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, अगर पर्यटन आ रहे मान लीजिए तो क्या क्या हो सकता है उसमें। पर्यटन के उद्योग में अनुवाद, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आवश्यकता अनुवाद, अब हर चीज़ में क्या है ना वहाँ अनुवाद ऐड कर दिया, मैंने हर एक फील्ड में पर्यटन टूरिज्म तो है ही, उसके क्षेत्र में अगर सर्विस में उसमें क्या अनुवाद होगा। मान लीजिए अगर हम कहीं जाते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है मान लीजिए, तो खाली एक ही लैंग्वेज लिखा है, तो वो तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है, जिस राज्य में मान लीजिए जाएगा घूमने, वहाँ पे 3-4 लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे काम आ गया है क्या, ट्रांसलेटर की जॉब पड़ेगी, अनुवादक की जॉब पड़ेगी, वो एक उसका फील्ड का छोटा सा पार्ट है, स्मॉल है, और इसलिए वहाँ पे गाइड करते लोग, वो उस तरह रहता है, वो चीज़ें हम इसमें। पर्यटन संबंधी साहित्य का अनुवाद अभ्यास, अब देखिए अब जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे वो क्या क्या एग्जाम में आए थे, ये देखिए पहला दिया है पर्यटन साहित्य अनुवाद में अपेक्षित गुण। अब जो बोला है जो पर्यटक जो बुक्स हो गए है ना, लिटरेचर से बुक्स बोलते हैं, बहुत आता है हम लोग टूरिस्ट का बुक देता है उस सब, तो उसमें जो अगर हम लोग एज ए अनुवादक ट्रांसलेटर उसकी क्या अपेक्षित गुण, मैंने कौन कौन सा क्वालिटी होना चाहिए कि वो उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाए। तो ये वाला टॉपिक अगर आप पढ़िएगा, ये वाला ऑलरेडी एक बार आ चुका 10 नंबर में, आराम से कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, एक पर्यटन के क्षेत्र में अनुवादकों के लिए अवसर। अब यहाँ बोल रहा है आपके लिए क्या क्या अवसर, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जॉब पाने की, किस फील्ड में, टूरिज्म के क्षेत्र में, लेकिन एज ए ट्रांसलेटर आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन किया उन्होंने, पहला बोला है अनुवादक के रूप में, ठीक है, और दूसरा बोला है
दुभाषिया और गाइड के रूप में। आपने देखा बहुत लोग आते हैं गाइड बोलते हैं, वो क्या करते हैं आपको बताते हैं कि ये जगह की ये खासियत है, ये खासियत है। और वो जो गाइड होते हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज सीखे होते हैं, ताकि जगह मान लो कोई फॉरेनर भी आ गया, कोई फ्रेंच आ रहा है, कोई स्पेनिश आ रहा है, वो बोल पाए उनको, समझा पाए उनको, तो वो भी क्या उनके लिए एक जॉब का अपॉर्चुनिटी हो गया। तो वो सारे ऑप्शन किस में आ रहे हैं, वो ऑप्शन आ रहा है हमारे टूरिज्म के क्षेत्र में एज ए ट्रांसलेटर क्या अपॉर्चुनिटी है जॉब की, वो इसमें आ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट थे, लास्ट में यहाँ पे दिया उन्होंने सारांश दिया हुआ, उसको पढ़ लेंगे एक बार। तो ये इस चैप्टर का मैं सार बताया आपको। आपको हर एक चैप्टर को क्या करना है, इसे ओपन करना है, खाली ये इंडेक्स ओपन कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। आप इंडेक्स ओपन कीजिए, टाइटल क्या दिया आप वो टाइटल को देखिए, ठीक है। 24 उसको बुक को अंदर ओपन कीजिए, एक दो वर्ड को लिखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, बस इसको नोट कर लीजिए। जब एग्जाम में आएगा आप मान के चलिए कि आपने अगर ये चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, हो सकता है इसमें से कुछ तो पूछेंगे ना, क्या पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, या पूछेंगे। आपको स्टार्टिंग तो इंट्रो सेम रहने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा पैटर्न क्या है उसका, इसका अनुवाद क्या है, उसका हेल्प क्या होता है। फिर क्या करना है आपको, बना बना के उसको लिख देना है। जब आप बाकी सब पढ़े रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे याद आ जाएंगे ऑटोमेटिक, आप बना के इसको लिख देंगे, तो आपको कहने का वो हेल्पफुल होगा। और बस एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमें, तो उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। तो सेम इस तरह क्या करना है आपको, जो भी चैप्टर आ रहे हैं आपको उसे कवर करना है। इसलिए आपको बताया मैंने टूरिज्म का अगला जो चैप्टर मैं आपको बताया था एक और इंपॉर्टेंट है हमारा संसद। अब ये सेम पार्लियामेंट, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, देखिए यहाँ से भी टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही और चैप्टर बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये सिंगल चैप्टर है, बस इसमें आपको एक क्वेश्चन बन जा रहा है, या तो शॉर्ट नोट्स में होंगे या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में होंगे। तो क्यों छोड़ना है इस चैप्टर को, तो इसलिए प्रायोरिटी में इसको थर्ड में लाया मैं। और ये चूंकि आपको पता है संसद हम लोग सुनते हैं न्यूज़पेपर में, हर चीज़ पता है हम लोग को, इसको हम लोग बना बना के लिख सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपका इंट्रो क्या होगा, आपको बताएगा पहले संसद क्या है ना, आपको तो देना पड़ेगा उसको कि संसद हमारा है क्या, भारतीय संसद क्या है, संसद की संरचना कौन है, क्या हमारा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति इसको मिलकर बनता है, इसका दिल्ली में है ना, दो हाउस है, अपर हाउस लोअर, थोड़ा सा इंट्रो आप स्टार्टिंग में दे दीजिए। इजीली आपको यहाँ पे 50 से लेकर 60 वर्ड जो आपका है वो आराम से आपका स्टार्टिंग में ही फुलफिल हो जाएगा। पार्लियामेंट के बारे में बताने से वो फुलफिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एंगल जोड़ना है उसमें, किसका, अनुवाद का जोड़ना है, या फिर जो आपसे पूछा गया आपको वो जोड़ना है। क्या क्वेश्चन आता है पहले, संसदीय कार्य व्यवहार की भाषाएं और अनुवाद की भूमिका। अब आप यहाँ पे चीज देखिए, संसद में जो हम लोग कामकाज करते हैं वो कौन सी भाषा में होती है, और उसमें अनुवाद की क्या उपयोगिता आपको वो बताना है। आपने देखा होगा सरकार जब भी कोई नोटिफिकेशन लाती है अगर, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो हिंदी में होता है फिर इंग्लिश में होता है। जैसे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सब लोग स्पीच देते हैं जो पार्लियामेंट वो हिंदी में देते हैं, फिर उसका क्या वहाँ पे ओरल अनुवाद होता है, उसको इंग्लिश में करते हैं ताकि बाकी लोग सुन सके, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें बोला गया है, संसदीय कार्य में व्यवहार में जो है, तो संसद की भाषा संबंधी संवैधानिक और वैधानिक प्रदान। अब बोला है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो है ये भाषा को लेकर वहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है, तो उस आर्टिकल के बारे में डिटेल में दिया है इस वाले पॉइंट में। आपको वो आर्टिकल का खाली याद रखना है, ताकि जब भी आंसर आए संसद से आपको वो आर्टिकल डाल देना वहाँ पर, वो उससे पक्का पक्का उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट भी करना है कि मैंने यहाँ पर डाला है, आप देखिए इसको। संसद में प्रयोग की भाषाएं और अनुवाद की भूमिका। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी भाषा यूज करते हैं संसद में, आपको पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या टोटल 22 भाषाओं को जो है ना मान्यता दिया गया है, जिसमें से तो उन सबका हमारा अलग अलग लैंग्वेज में अनुवाद भी होता है, वहाँ पर अनुवादक वहाँ अवेलेबल होते हैं करने के लिए, क्योंकि चूंकि हमारा जो कंट्री क्या है वो हमारा डाइवर्स कंट्री है ना, हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों की अलग भाषाएं हैं, और अलग अलग राज्यों से जो है वहाँ पर मेंबर चुन के जाते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, तो उनको लेकर क्या उसकी जरूरत पड़ेगी अनुवादक की। तो यही एक मेन रीजन हो गया कि संसद में अनुवादक क्यों चाहिए, तो यही तो मेन रीजन है, क्योंकि हमारा देश इतना डाइवर्स कंट्री है। आपको ये चीज़ बना के लिखना पड़ेगा दो तीन लाइन में, हमारा भारत कैसा है वो बना के लिखिए, फिर जो मेंबर जा रहे हैं वो लिखिए, है ना। कुछ नाम तेलुगु तमिल मलयाली आप लैंग्वेज डाल दीजिए कि इसका अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुन के आ रहे हैं, तो इसलिए हमको जरूरत पड़ेगी अनुवादक की, वो चीज़ आप बोल दीजिए आप। संसद में अनुवाद की दिशाएं, है ना, लिखित अनुवाद और मौखिक, ये आपको पढ़ी बहुत ही अच्छा इजी है। एक होता है जो लिख के करते हैं अनुवाद, एक होता है हमारा मौखिक, इसको बोलते हैं हम लोग आंसू अनुवाद। जो ओरली हम लोग करते हैं ना ट्रांसलेट, उसको बोलते हैं आंसू अनुवाद, मतलब कोई बोल रहा है संग संग उसको दूसरे लैंग्वेज में वो कन्वर्ट भी कर दे रहा है, इस संग संग पैरेलली क्या आता है वो, और लोग बाकी कान में स्पीकर लगा के सुनते हैं वो चीज़ को, उसको हम बोलते हैं आंसू अनुवाद। फिर ये बोला है, और एक पॉइंट क्या बोला है, संसद में अनुवाद के सामान्य पक्ष। अब संसद में जो हम करते हैं अनुवाद वो कैसा होता है, तो परिभाषित शब्दावली होती है, ठीक है, संसदीय अभिव्यक्तियों का अनुवाद होता है, वाद विनोद का होता है, फिर मुहावरे लोकोक्ति का होता है। कई बार देखिए कोई पार्लियामेंट में जो मेंबर है कुछ बोलते हैं और उसमें वो चुटकुला छोड़ते हैं, मैंने, है ना, अपोजिशन पार्टी को कुछ बोलने के लिए वो लोग क्या है शेर और शायरी का सहारा लेते हैं। तो जो लोग भी वो बोलते हैं ना उस बात में उसका वो लिखित में आता है अनुवाद होकर, तो उसमें जब वो लोग यूज करेंगे अनुवादक, तो क्या वो शेर शायरी के लिए वही वर्ड यूज करेंगे या क्या करेंगे, वो उसकी चुनौती हो गई। तो वो यहाँ पे इस पर मेंशन किया इस सारे पॉइंट में। फिर संसद में क्या प्रश्नों का अनुवाद कैसे होता है, फिर विधेयक मतलब जो भी बिल आता है उसका कैसे होता है, संसद में बजट क्या क्या होता है, दोनों आता है, फिर वाद विवाद में क्या होता है। तो ये बहुत ही, मैं कुल मिला के बोलूँगा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, छोड़ना नहीं है चैप्टर को, इसको अच्छे से करना है। एक जो मैंने ऊपर बताया आपको पर्यटन वाला, आपको ये करना है। खंड 1 पहले कीजिए, खंड 1 अगर हो गया आपका वहाँ पे प्रशासनिक का जो मेन बेसिक है वो कर लीजिए, फिर वापस आइए इसमें खंड इकाई 20 पहले कीजिए, फिर नंबर 3 पे क्या करना है आपको, ये करना है इकाई 14 संसद। इसमें एक क्वेश्चन पक्का अगर बन जाता है बहुत ही आसान होगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये तो अगर आपने कर लिया, फिर भी अगर लग रहा है शायद इसमें क्वेश्चन ना बने, तो फिर आपको आगे बढ़ना। अब आ रहा है यहाँ से बैंकिंग। अब देखिए ये दोनों बहुत ईजी था। बैंकिंग थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है बहुत लोगों को, पर ये भी उतना टफ नहीं है। बैंकिंग का नाम सुने होंगे, क्या है बैंक, आप जाते हैं इतने सारे बैंक है, SBI है, ये सारे बैंक है, वो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बस वही बैंकिंग है। आप माइंड में रखिए बैंकिंग। अब बोले हमको करना है अनुवाद। अब वो बैंकिंग से क्या क्या पूछेंगे आपको, आप खुद से सोचिए, आप सवाल खुद से कीजिए। तो इस चैप्टर से क्या हुआ है, यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से भी, बैंकिंग वाले। यहाँ से ही क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, एक आया हमारा D2 में दिसंबर 23 में आया हुआ है, वाणिज्य व्यापार में बैंकों की भूमिका। आप बताइए इसे इजी क्या होगा। वाणिज्य व्यापार मतलब क्या होता है हमारा, वाणिज्य मतलब बिजनेस हो गया, व्यापार मतलब ट्रेड हो गया। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें बैंकिंग की क्या भूमिका है। आप बताइए मुझे बैंकिंग का मेन काम क्या है। ऐसा थोड़ी कि हमारा जो सेविंग अकाउंट खाली वही काम चला रहे, क्या हम पैसा जमा कर रहे हैं वही बैंक का पैसा चल रहा है, नहीं। बैंक क्या करते हैं, बैंक देते हैं लोन। किसको देते हैं लोन, जो लोग चाहते हैं हम बिजनेस करें उनको देते हैं लोन, ठीक है। और बदले में क्या लेते हैं, वो बदले में उससे इंटरेस्ट लेते हैं, तो इससे बैंक चलता है। तो यहीं पर मेन हो गया वाणिज्य व्यापार में बैंकों की भूमिका क्या है। तो मेन तो वही हो गया ना, बैंकों को क्या लोन देना है बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो हमारा देश कैसे ग्रो कर रहा है, आप सोच के देखिए। जितने सारे जो अमीर लोग हैं वो थोड़ी अपने पैसे से पैसा लगा रहे हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेकर बिजनेस करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैंकिंग में उसकी भूमिका क्या है। इसको पढ़िए, अंदर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छा से समझा के लिखा हुआ है, बहुत ईजी आपको लगेगा ये वाला। फिर बोला है बैंकिंग की श्रेणियाँ क्या क्या है। अब बैंक में अलग अलग टाइप के बैंक है ना, बैंकों की श्रेणियाँ है, बैंकों का प्रशासन व्यवस्था कैसा है ना। अब सरकारी बैंक है, फिर बहुत सारे बैंक होंगे जो क्या जो लोन देते हैं, डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं उसको, बहुत सारा ग्रामीण बैंक है। सारा अंदर वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से दिया है क्लारिफिकेशन, आप इसको पढ़ लीजिए। कुछ भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ कुछ पॉइंट भी अगर माइंड में आपको अटक जा रहा है, और जब आप देखा आपने कुछ पे बैंकिंग दिया, बस आप वो लिख दीजिए वहाँ। एटलीस्ट वो एक काइंड ऑफ रिलेवेंट वर्ड आप लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ लिखना बनाने के बजाय। अगर बुक में जो टर्म्स दिया हुआ है आपने वो पढ़ा है, भले वो किसी और टॉपिक का था, पर उसको मिला के आप बना बना के आप ये सोचिए हमेशा, आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप इतना पढ़ेंगे, आपके माइंड में क्या होगा, इतना सा अटकेगा। और एग्जाम में क्या आने वाला, मात्र एक क्वेश्चन आने वाला है। अब जो इतना अटका है उसको यहाँ छाप दीजिए बस। पढ़ेंगे आप बहुत, माइंड में आपके आएगा बहुत ही कम ही, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक ही आ रहा है चूंकि, तो आपने जो भी जहाँ जहाँ से जो पढ़ा आप सबको मिला उला के उसी में लिख दीजिए। क्योंकि क्या होगा अल्टीमेटली, आप जो भी लिखेंगे फिर वो बैंकिंग के टॉपिक से ही वो टर्म रिलेटेड रहेगा, तो वहाँ से कुछ गड़बड़ इसमें नहीं होगा, आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा इसमें, आप ये मान के चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या क्या आया था। बैंकिंग में फिर बोला हिंदी का प्रयोग और अनुवाद की आवश्यकता। अब बैंकिंग साहित्य का भाषागत वैशिष्ट्य क्या है, मतलब बैंकिंग का जो है ना अपना एक स्पेशल क्या होता है, उनका टर्मिनोलॉजी होता है। देखिए बैंकिंग शब्दावली, विशिष्ट बैंकिंग, तो इसमें क्या करना है आपको 4 से 5 केवल आपको याद करना है बैंकिंग का एग्जाम्पल। हालांकि मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ उसी टॉपिक पे ही, जो वर्ड का जो हम करते हैं ट्रांसलेट, वो तो वहाँ से आप याद कर लीजिए। तो क्या है 4-5, जैसे मान लीजिए बैंक में बोलता है, अगर चेक चेक क्या बोलते हैं, रसीद बोलते हैं, मान लीजिए जमा करना बोल रहे हैं, चालान वैसे बोलते हैं, जो जो बैंक का मेन यूज है। जैसे बोलते हैं हम लोन, लोन का क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, तो ऋण क्या इसका टर्म हो गया, तीसरा बैंकिंग का टर्मोलॉजी है। तो जब आप लिखेंगे आंसर भी बैंकिंग वाला, क्योंकि ये चैप्टर हमारा अनुवाद का है, भाषा का भी है, आपको ये सारे एग्जाम्पल देने हैं वहाँ पर कि लोन को हिंदी में बैंकिंग ऐसे बोलते हैं। 4-5 देने से यहाँ पर उसका ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए, आपको वो काम हो जाएगा वहाँ पर। तो इस करके आपको क्या बैंकिंग चैप्टर का कंप्लीट करना है। और मैंने एक चैप्टर और लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर देखिए यहाँ पे और एक चैप्टर मैंने लिया बैंकिंग का, जो पार्ट 2 वाला था, उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्या क्वेश्चन आया, बैंकिंग साहित्य का अनुवाद पूर्वाक्षा है, और दूसरा दिया है बैंकिंग अनुवाद की चुनौती। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ना, अगर आप ये खाली पॉइंट याद रख लीजिए कि बैंकिंग का जो साहित्य का जब बैंकिंग का अनुवाद करें उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहला क्या हो रहा है, स्रोत और लक्ष्य भाषा पर अधिकार, ठीक है। एक है जो मेन आपका हो गया स्रोत, जहाँ से आपको करना है अनुवाद। एक हमारा लक्ष्य जिसमें आपको करना, मान लिया आपने इंग्लिश का वर्ड उसको हिंदी में करना है, तो वो कैसे करेंगे हम। फिर बोला विषय और संदर्भ सापेक्षात का बोध, मैंने कौन से टॉपिक में आप कर रहे हैं, किस फ्रेज में आपका चेंजेस होने वाला है, आपको वही वहाँ पे याद रखना है अपने माइंड में। पाठक वर्ग का ध्यान रखना, हाँ मेन इसमें थर्ड वाला है कि जो पढ़ेगा, जो हम लोग जो रीडर हैं, हम जो पढ़ेंगे, हमको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप जाएंगे बैंक, मान लीजिए वहाँ लिखा रहता है ऊपर में, बोर्ड दिया था कि यहाँ पे पैसा जमा करना है, यहाँ पैसा निकालना है, यहाँ पे ये लाइन देना है। तो देखो वो ऊपर बोर्ड में हिंदी में दोनों लिखा रहता है, तो वो भी कोई ना कोई तो अनुवाद ही किया ना उस चीज़ को। तो वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, बैंक का टर्मिनोलॉजी लिखा रहेगा कि चेक यहाँ जमा होगा, मान लीजिए करेगा, है ना, ऋण यहाँ देना होगा, ब्रांच मैनेजर यहाँ लिखा रहेगा, शाखा प्रबंधक लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है, तो वो जो हम रीडर हैं, हमको वो सुविधा हो, पढ़ने में समझ में आसानी हो, तो वो सारी चीज़ों को कौन ध्यान रखेगा। जब बैंकिंग का जब हम लोग करेंगे अनुवाद, ये उसका हो जाएगा टर्मिनोलॉजी का वो उनका चुनौती। तो ये आपका इसमें आएगा। तो ये अपने मन से आप सोचिए क्या क्या पॉइंट और हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उस हिसाब से। देखिए यहाँ पे उन्होंने चुनौती में क्या क्या दिया है, उपयुक्त शब्द का चयन करना, पहला बात है इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, सामान्य प्रतीत होने वाले शब्दों का अनुवाद करना। हाँ, जो हमको लगता है बहुत ईजिली वर्ड, जो हम लोग आमतौर के बात यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, आपको वो ज़्यादा यूज करना था कि लोग अच्छे से समझ में आ पाए। फिर बोला वाक्य संरचना क्या करना है, संक्षिप्त में क्या करना है, फिर अभिव्यक्तियों की शैली क्या होनी चाहिए,
परिभाषा एक रूपता का अभाव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, मेन इसका चुनौती है। आप एक जैसे एक बार ओपन कीजिए, अंदर खोल के देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरह का एक पेज लीजिए रफ शीट, ठीक है। आप इसी को लिख लीजिए पहले वेबसाइट में, ये सारा टॉपिक। अब बगल में एक एक पॉइंट खाली लिख लीजिए बस। अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, आप संग संग ये सारा नाम लिख दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना लिख देंगे ना, आराम से आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे इसके लिए, क्योंकि आपने प्रॉपर नेमिंग दिया है। एक नाम दीजिए यहाँ पर, इसके नीचे 2 लाइन लिख दिए, नाम दिए फिर 2 लाइन लिखिए, सबके नीचे नाम देकर 2 लाइन लिख दीजिए। आपका ये प्रॉपर बेस्ट आंसर बन जाएगा अगर ये टॉपिक आ जाता है। बस इतना मैं बोला कर लीजिए। बाकी लास्ट में फिर देखिए हाँ वाणिज्य, इतना मुझे ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। एटलीस्ट ऊपर का पार्ट उसको कंप्लीट कर लीजिए। उतना करने से आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन आपका पक्का पक्का अटक जाएंगे वहाँ से। अगर बच जाए एक क्वेश्चन फिर आपको करना है पार्ट बी से नंबर लेना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बुलाना है पासिंग के लिए 40 मार्क्स लाने हैं। अब 40 मार्क्स कैसे आएंगे आपको, वो आएंगे दोनों पार्ट को मिलाकर ही, है ना। आप रखिए टारगेट मुझे 20 और 20 लेना है। अगर आप 20 नंबर ला रहे हैं पार्ट 1 से, मान लीजिए पार्ट 1 50 का है, ठीक है, ये 50 का है, 50 में आप 20 लाइए पहले वाले पार्ट से, जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, और दूसरे वाले में फिर 20 लाइए। अब ये 20 थोड़ा ईजी पड़ेगा आपको, यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, थोड़ा वर्ड दिया वो करना है। इसमें क्या है, आप कितना अच्छा लिख ले मान लीजिए, मास्टर के ऊपर है कि कैसा उनको पसंद आया नहीं आंसर, वो नंबर उस हिसाब से देंगे। फिर भी उम्मीद कीजिए आपको यहाँ से 20 लेना, 20 यहाँ से लेना, ताकि मिल के 40 हो जाए, आप पास हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पर जितना बताया उतना आप करते हैं, मान लीजिए वो सारे चैप्टर्स को जो मैंने ऊपर आपको इन्फॉर्म किया। तो ये होगी आपकी प्रायोरिटी। सबसे पहले क्या, खंड 1 कंप्लीट करना है आपको। लास्ट में फिर क्या करना है, चैप्टर 20 जाना सबसे लास्ट में, पर्यटन वाला चैप्टर। फिर आपका 14 संसद करना है। फिर आपको आना 18-19 मतलब बैंकिंग आ जाना 2 चैप्टर। इतना करके आप फिर दिया 17 क्या था हमारा, अच्छा ये वाला, यहाँ से 2 क्वेश्चन, वाणिज्य और साहित्य, मतलब क्या हो गया ना, एक तरह से खंड 5 पूरा ही करना पड़ा आपको, ठीक है। और खंड 4 में से ओनली आप संसद कीजिए बस। खंड 5 पूरा, खंड 1 पूरा, सबसे ऊपर में खंड 1 पूरा हो गया, खंड 5 भी पूरा हो गया, और यहाँ से ओनली संसद कीजिए बस। इतना करने से आपका काम हो जाएगा। बाकी आप आराम से, हमको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पक्का आ जाएंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा हमारा होता है रिपीटेशन, आपको इजीली 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से ये सोच के रहिए। अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया ना, मैं बोल रहा बार बार इसीलिए, अगर आपने उस चैप्टर के बाद कुछ भी बना के पढ़ लिया है, अगर आपका कोई भी कीवर्ड है उस चैप्टर का लिखा हुआ है एक पेज में, वहाँ से उस चैप्टर से जो भी पूछे आप वो कीवर्ड लिख आइए बस। अगर आपको आंसर याद नहीं भी आ रहा है, इंट्रो में वो उसको डिफाइन कीजिए जो पूछा है, बाकी जो आपने याद किया अपने यहाँ से बना के उसको लिखिए, आपका आराम से पासिंग मार्क्स दे देंगे। इग्नू में इतना टफ नहीं होता, आराम से आपको मिल जाएगा पासिंग मार्क्स, मेरे करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको पार्ट 1 पूरा क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 का मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, आप वो वीडियो हेल्प लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा वो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।